नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। देश के सबसे बड़े बिल्डर सुपरटेक बिल्डर का सुपर फ्रॉड, एक फ्लैट को बेचा कई बार। दूसरी घटना इको विलेज सुपर बाजार इको विलेज 1 की, जहां पर एक दुकान को कई बार बेचा और खरीदार को नहीं मिला न्याय। दर दर भटकने को हो रहा है मजबूर, कहीं पुलिस स्टेशन कहीं कोर्ट, फिर भी नहीं मिल रहा है न्याय। आप देखिए रिपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय दें। मेरा नाम मीर अली है। मैं यहाँ सुपर नोवा वेस्ट में 1007 फ्लैट में रहता हूँ। ये फ्लैट मैंने 2020 में परचेज़ किया था और जब मैंने इसको परचेज़ किया था तब मैंने इस फ्लैट के ऊपर HDFC बैंक से लोन लिया हुआ था। जब मैंने HDFC बैंक से लोन लिया तो मैंने ये सोचा कि बैंक ने अपना ड्यू डिलिजेंस किया है और इस फ्लैट की ऑनरशिप करेक्ट है और मैं सही फ्लैट बाय कर रहा हूँ। लेकिन इस ईयर 2023 फरवरी में मेरे पास एक पहला नोटिस आया जिसमें लिखा गया कि इस फ्लैट के अगेंस्ट ऑलरेडी लोन है जो नहीं चुकाए जाने की वजह से इस फ्लैट पर L&T फाइनेंस जिसने लोन दिया था वो इस पर कब्ज़ा करेगी। जब ये सूचना मैंने अपने बिल्डर को दी तो उसने मुझे लिखित में दिया कि इस फ्लैट की ऑनरशिप इंटैक्ट है, ये फ्लैट आपका ही है। पिछला जो बायर था उसके साथ हमारा कुछ डिस्प्यूट था जो कैंसिल हो गया है और जिसको हम अभी सेटल कर देंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फरवरी के बाद से मैं उनके चक्कर काटता रहा कई बार, लेकिन मुझे हमेशा सिर्फ आश्वासन ही दिया गया और इस लोन को सेटल करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद अभी फिर मुझे 11 नवंबर को एक और नोटिस मिला है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस घर के ऊपर फिज़िकल पोजीशन लिया जाएगा L&T फाइनेंस के द्वारा, जिसकी शिकायत मैंने फिर ACP नोएडा और DCP नोएडा को की हुई है। और मैं और हम लोग AOA सभी मिलकर यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भी जा रहे हैं और उनसे भी इस संबंध में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बिल्डर ने हमारे फ्लैट ऑनर्स के साथ धोखाधड़ी की हुई है इस पर ध्यान दें और उचित कार्रवाई करें और बिल्डर को जो बकाया पहला लोन है चुकाने के लिए बाध्य करें। कितने करोड़ रुपए का फ्लैट आपने लिया? ये फ्लैट मैंने 1 करोड़ 10 लाख के आसपास लिया हुआ था, लेकिन बिल्डर ने यही फ्लैट मुझसे पहले 2018 में 2 करोड़ 10 लाख में L&T को बेचा हुआ था और L&T ने इसका पूरा पैसा एक ही बार में 1.5 करोड़ रुपए बिल्डर को दे दिया, जबकि उस टाइम ये बिल्डिंग रेडी भी नहीं हुई थी। तो इसमें कहीं से ये भी प्रतीत होता है कि जो फर्स्ट लेंडर है L&T फाइनेंस, उसके ऑफिशियल्स और बिल्डर आपस में मिले हुए हैं और सारी जानकारी रखते हुए उन्होंने इस फ्लैट को दोबारा बेचा है। मैं पंकज कौशिक, सुपरनोवा AOA प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ और ये सेक्टर 94 नोएडा, यहाँ पर एक और बिल्डर का नया फ्रॉड सामने आया है जो कि प्रोफाइल फंडिंग से रिलेटेड है। यानी कि एक फ्लैट को कई लोगों को बेच दिया है और इसमें हुआ ये है कि हमारे यहाँ पर लगभग ADM ऑफिस से पता लगा है कि 29 ऐसे केस आ चुके हैं जिन पर कि फ्लैट की वसूली के लिए भेजा जा रहा है पुलिस को, कुछ पे भेजा जा चुका है। और जब हम बिल्डर के पास गए तो पता चला कि ऐसे 74 फ्लैटों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जी हमने 74 फ्लैटों पे ऐसे पे प्रोफाइल फंडिंग कर ली है, तो आप इसको किसी को बताइए मत, हम इसको धीरे से सेटल कर देंगे। केस ये है कि एक फ्लैट को बेचा गया, उसके बाद ये एक प्रोफाइल फंडिंग का केस है, यानी कि एक फोर्जरी के तहत केवल पेपर पे फ्लैट को बेचा गया और लोन उठा के बिल्डर ने यूज़ कर लिया। जब दूसरा बायर मिला तो उस फ्लैट को दोबारा दूसरे बायर को बेच दिया गया। उस बायर ने भी लोन ले लिया एक रेपुटेड बैंक से और उस लोन को पोजीशन लेने के बाद भी वो लोन चलता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद जब लोन की EMI बिल्डर के द्वारा नहीं दी गई पहले वाले लोन की, तो उस बैंक ने ये केस किया कि हमें वसूली करने के लिए इसको ऑक्शन करने दिया जाए। तो यहाँ का जो एक्चुअल ओनर है उसको ये पता भी नहीं कि बैकग्राउंड में पुराने वाले लोन का बैंक उनके मकान को ऑक्शन करने की तैयारी कर रहा है। और अब जब पुलिस इनके घर पर कब्जा करने के लिए आ गई है तब इनको पता चल रहा है कि आपके फ्लैट को पहले ही बिल्डर ने किसी और को पेपरों पे बेचा हुआ है, जिससे कि प्रोफाइल फंडिंग के द्वारा वो पैसा उठा के यूज़ कर सके। इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि हम कोर्ट में केस भी डालें और क्रिमिनल केस जो बिल्डर के अगेंस्ट बनता है वो भी करें। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा दुख ये है
कि इसमें बिल्डर को जेल में डालने के बाद भी हमारा फ्लैट हमारे हाथों से निकलता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो बैंक पुराना लोन दिया हुआ है वो ऑक्शन कर देगा, जिसका हमें पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार किशोर जी, आपका स्वागत है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बोला आपने सुपरटेक से 2011 में एक दुकान खरीदी थी, जिसके आपने पैसे की पूरी तरीके से भरपाई की, सब कुछ किया, पर आज तक पिछले 11-12 साल से दुकान आपको नहीं मिली। तो क्या स्ट्रगल रहा, क्या रहा, इसके बारे में बताइए हमें। मैडम, मैंने जो दुकान को कराई, इन्होंने अपनी तरफ से कई बार लेआउट चेंज कर, मतलब जैसे ही दुकान के पैसे बढ़े तो इन्होंने लेआउट चेंज करना शुरू कर दिए, नंबर चेंज करना, मुझे दुकान ना देनी पड़े, उसको लेकर के इन्होंने तरह तरह से ये सब करना शुरू कर दिया। मैं रेरा में गया, रेरा ने मुझे मेरे फेवर में ऑर्डर किया। इन्होंने मेरी दुकान थी 29A नंबर की, तो इन्होंने क्या किया कि बीच में से 27, 28, 29A की जगह 30A कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मैंने जिस दुकान का पैसा दिया है वो दुकान मेरे सामने बनी हुई है 27, 28, 29, लेकिन ये मुझे नहीं दे रहे हैं। और इन्होंने जो ये नंबर डाला है वो ना तो सीरीज के हिसाब से ठीक बैठता है और ना ही अप्रूव लेआउट के प्लान के हिसाब से ठीक बैठता है। मैडम, मैं अथॉरिटी में भी गया था और अथॉरिटी ने निरीक्षण कराया साइट का, और उन्होंने पाया कि ये नंबर गलत तरीके से डाला गया है 30A, और मुझे मेरी दुकान धोखाधड़ी से ये ले रहे हैं, ना अथॉरिटी की बात मानते हैं। मैडम, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल राज है। मैं सभी जगह जा रहा हूँ, कहीं पे मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। पहले से तो वो दुकान बंद थी और अभी वो खोल करके किसी को कब्जा करवा दिया है, और मैं सभी जगह जा रहा हूँ, सभी जगह लेटर लिख रहा हूँ, लेकिन कहीं से ये मैं सभी जगह लेटर भी भेज रहा हूँ। डीएम को लेटर लिखा, पुलिस को लेटर लिखा, लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। तो आपने जैसे बोला कि 11 साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 2011 में आपने फ्लैट लिया था, 13 में आपको बोला गया था कि आपको फ्लैट मिलेगा, दुकान, शॉप, हाँ सॉरी शॉप मिलेगी, और उसके बाद अब सब लड़ाई लड़े। तो आप मेरे को बताएंगे कि इसके बीच में क्या स्ट्रगल रहा, और आपने जब ये शॉप खरीदी थी तो क्या सोच कर खरीदी थी? मैडम, मैंने जब ये शॉप खरीदी थी तो 2011 में खरीदी थी, अब 2023 चल रहा है। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ओल्ड एज पे अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता हूँ, और मैं कोई ऐसी दुकान ले लूँगा जिस पर बैठकर मेरा जिंदगी का जो आखिरी समय है वो सही से कट भी जाएगा, और मैं कुछ अर्निंग करके अपने आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन को बसर कर पाऊंगा। लेकिन ये दुकान लेने के बाद में मैडम, मेरा जो गोल्डन टाइम होता है जिसमें मैं अपने फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर सकता था, वो मेरा टाइम इधर स्क्रैप हो गया इस दुकान में। और अभी मेरी दुकान मेरे सामने बनी हुई है जिसका मैंने पैसा दिया, और जिस तरह से ये देखिए अथॉरिटी बोल रही है, दुकान की सीरीज बता रही है कि ये दुकान 27, 28, 29 ही है, जिसे 30A करके मुझे मेरी दुकान नहीं दे रहे हैं। मैडम, इसके लिए मैं जब रेरा में गया था तो रेरा ने इन्हें ऑर्डर किया। इन्होंने रेरा में बोला कि 29A नंबर, ये रेरा का ऑर्डर है मैडम। रेरा ने ये ऑर्डर 3/4/2018 को दिया है, और इन्होंने देखिए यहाँ पर ये बोला है कि 29A दुकान कब्जा देने के लिए तैयार है। तो सर, अभी आपका स्ट्रगल जैसे आपने बोला इतने सालों से कर रहे हैं, तो अभी आपको क्या लग रहा है? मंत्रियों के पास गए, एमएलएस के पास गए, एमपीज के पास गए, उनसे बात की, कुछ क्या क्या? मैडम, जिस तरह से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इतने दिनों से, रेरा ने भी ऑर्डर कर दिया, अथॉरिटी के मैं चक्कर काट रहा हूँ, अथॉरिटी में मैंने लेटर लिखा, अथॉरिटी ने कितने चक्कर काटने के बाद में अथॉरिटी ने वहाँ पर सर्वे कराया और बोला कि हम इस पे एक्शन लेंगे, लेकिन
मेरी तरह जितने सारे लोग हैं तो ये सारी परेशान है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बड़ा नेक्सस है। यहाँ पर सरकार और सरकारी सिस्टम बिल्डर के साथ मिलकर के ये सारे काम लोगों को लूट, लोगों के साथ धोखाधड़ी, लोगों की मेहनत का पैसा हड़पने का काम कर रहे हैं। जब योगी सरकार आई थी तो आपको लगा था कि अब कुछ चेंज होगा? हाँ, मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि योगी सरकार आएगी तो लोगों को न्याय मिलेगा, लोगों के साथ न्याय होगा। लेकिन अभी जहाँ तक गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे जंगल राज हो। लोग दर दर भटक रहे हैं। कोर्ट रेरा, इन्होंने ये रेरा को लेके आया, रेरा ऑर्डर करता है, रेरा के ऑर्डर को बिल्डर नहीं मानता है। यहाँ तक कि सीरीज में से दुकान का शटर से नंबर मिटा करके दूसरा नंबर ऐसा डाल देता है जो ना सीरीज में है ना अप्रूव्ड लेआउट प्लान में। ये सब दुकान की कीमत बढ़ने की वजह से ये ऐसा किया है इसने। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो सब हो रहा है ये इतना ओपनली हो रहा है पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, मगर कुछ नहीं हो रहा है इसमें? बिल्कुल मैम, कुछ नहीं हो रहा है। मैं पुलिस के पास गया, मैं थाने में गया, मैं डीसीपी के पास गया, मैंने कमिश्नर से, लक्ष्मी मैडम से मिलने की कोशिश की, वहां मुझे नहीं मिलने दिया गया। उनके स्टाफ के द्वारा मैंने उन्हें व्हाट्सएप किया उनके नंबर पे। मैंने डीजीपी को लेटर लिखा, मैंने सीएम को लेटर लिखा, मैंने गवर्नर को लेटर लिखा, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश को भी लेटर लिखा, मैंने अथॉरिटी को लेटर लिखा। कई जगह मेरे ग्रीवेंस रजिस्टर्ड हुए। उसके बावजूद बिल्डर ने सबको मैनेज कर लिया। मैं बिल्डर से जाके मिलता हूं तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे। जब मैं अपना अगर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूं तो मैडम, जब मैं बिल्डर से मिलता हूं तो वो कहता है हमारे पास पूरी लीगल टीम है। और जहां पर मैं जाता हूं बाद में बिल्डर के आदमी को बुलाया जाता है सरकारी मशीनरी के द्वारा, और चाहे वो पुलिस हो या फिर अथॉरिटी हो, और वहां पर बाद में वो हमारी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते। तो जिस तरह बिल्डर के कहने के अनुसार कि हम सारा मैनेज कर लेंगे, हमें हमारे लाइजनिंग ऑफिसर है उसके जैसा वो उनके कहने का मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो थ्रेटन करते हैं हमारी लीगल टीम हम कर देख लेंगे? बिल्कुल धमकाते हैं, लीगल टीम की थ्रेटिंग देते हैं। उनके पास लाइजनिंग मतलब जो पैसे का लेन देन करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं। उस तरह की टीम की बजाय अगर उन्होंने टेक्निकल बंदे रखे होते और ईमानदारी से काम किया होता तो शायद मेरे जैसे और लोग भी परेशान नहीं होते। और मेरा तो, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मेरी तो लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई इस सुपर टेक बिल्डर की वजह से। यहाँ गौतम बुद्ध नगर अभी जब सुपर टेक के जो बिल्डर है वो आर के अरोरा, उनका जब अरेस्ट हुआ तो उस दिन आपको कैसा लगा? आपने बोला आपने आर के अरोरा से एक दफा फोन पे भी बात करके अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तब क्या बात हुई थी और किस सन की बात है ये? मैडम, जैसे अब इस अरेस्ट के बारे में मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं अपना एक व्यू शेयर करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले डीएम ने भी अरेस्ट किया था, तो लोगों को लगा था कि हमारे साथ में न्याय होगा। कुछ लोगों की आरसी जांच जारी हो रखी है, लेकिन डीएम ने सुबह को उठाया और बाद में उसको छोड़ दिया ना, आर के अरोरा को, आर के अरोरा के लिए, और किसी के साथ में कोई न्याय नहीं हुआ। तो अभी जो आर के अरोरा जी के लिए अरेस्ट किया गया है, इसके बारे में जहां तक मेरे जैसे जो मैंने ये झेला है, जो स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल के लिए देखते हुए जो मैं इनके ऑफिस जाता हूं, तो अब भी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी कि ये कहीं आर के अरोड़ा या गवर्नमेंट की तो ही कोई चाल नहीं है जो लोगों का ब्रेन वॉश, मतलब आई वॉश करने के लिए ये सारे भूमिका बनाई जा रही हो। तो आपको क्या लग रहा है, जब आपके आर के अरोरा से आपने बोला, फोन पे बात की थी, उनको बोला आपने कि मेरी दुकान इस तरीके से दी नहीं जा रही, तो उनका तब क्या रिस्पॉन्ड था? जब मैंने आर के अरोड़ा जी से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि जीएल खेड़ा जी से मिल लीजिए। जीएल खेड़ा भी उस सुपरटेक कंपनी में डायरेक्टर है। मैं जीएल खेड़ा से मिला, जीएल खेड़ा ने नीचे भेज दिया, राजमंगल को बुलाया, राजमंगल वहां सीआरएम है। तो ऊपर वाले नीचे वालों के लिए बोल देते हैं और नीचे वाले मतलब ऊपर नीचे ही करते रह गए, ऊपर नीचे करते घुमाते रहते हैं। मैंने मोर देन 200 विजिट किए होंगे, बहुत ज्यादा विजिट किए हैं। मैं ऐसे बहुत चक्कर काटे हैं मैंने सुपरटेक ऑफिस के। ये एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं। अब क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके अगेंस्ट एफआईआर कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने
रेरा से ऑर्डर ले रखे हैं, जिनके फेवर में रेरा ने ऑर्डर दिए हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, या फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए पैसे वापस के लिए, या फिर उनकी यूनिट वापस करने के लिए, यूनिट देने के लिए, तो उन पर ही कोई कार्रवाई डीएम नहीं कर पा रहे हैं, या ये रेरा के ऑर्डर को नहीं मानते हैं, तो अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। बाकी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एफआईआर कराऊं। किसके खिलाफ एफआईआर होगी है? मैंने वैसे तो ये एनसीईआरटी में गए हुए हैं, तो मैं इनके खिलाफ उसमें अपील में भी गया हूँ, लेकिन जैसे कोई एनसीईआरटी में चली जाती है कंपनी तो मोनिटोरियम लग जाता है, तो वहाँ पर मेरी हियरिंग रुक गई और मेरी तरह और सभी की हियरिंग रुक गई। तो मैं ये जो सीआरएम है, या फिर जिन लोगों से मैं मिला हूँ, या जिसने अभी जल्दी में उस दुकान पे कब्जा किया है, इन्हीं के लोग हैं, वो मेरी दुकान पे गलत तरीके से कब्जा किया, अवैध कब्जा किया है, इन्हीं सब लोगों के खिलाफ मैं एफआईआर कराने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का जो गोल्डन टाइम है जिसमें मेरे लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना था अपने ओल्ड एज के लिए, वो मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, इसकी वजह से वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरी लाइफ का ये गोल्डन टाइम इसकी वजह से स्क्रेप हो रहा है, और मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सभी जगह लेटर भेज रहा हूँ और जाकर मिल रहा हूँ। थैंक यू सर बात करने के लिए।